नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो आपको संक्षिप्त टिप्पणी या शॉर्ट नोट्स में जो 10 मार्क्स में टिप्पणी पूछी जाती है और उसकी चर्चा हम करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रतीक का अर्थ बतलाते हुए उसका वर्गीकरण कीजिए और महत्व स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, यह आपको शॉर्ट नोट्स में 10 मार्क्स में पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो जिसकी विस्तृत चर्चा इस प्रकार है। तो देखिए, इस दृश्यमान जगत में मनुष्य नानाविध अनुभूतियां प्राप्त करता है। इन अनुभूतियों में कुछ सूक्ष्म अनुभूतियां होती है तो कुछ विशिष्ट। ऐसी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए वाणी लाचार हो जाती है और शब्द असमर्थ, तब प्रतीकों का सहारा लिया जाता है। यानी कि हमारी कोई भावना होती है और उसको हम कई बार ऐसा होता है, हम कहते हैं ना कि भाई हइये छे पण होठे नहीं, यानी मैं बता नहीं सकता, मैं अभिव्यक्त नहीं कर सकता। तो जब ऐसी परिस्थितियां आती है तो इन परिस्थितियों में निकलने के लिए हम ज़्यादातर क्या तो प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, तब प्रतीक का सहारा लिया जाता है। जैसे कि भोजन के कष्ट, निवास के कष्ट और वस्त्र के कष्ट में स्पष्ट अंतर है, परंतु केवल कष्ट इन तीनों का वाचक होने के कारण किसी कष्ट का स्पष्ट बोध नहीं करा सकता है ना। कि देखिए, तीनों जो है समस्याएं हैं, तीनों की, जो भोजन की है, निवास की है या वस्त्र की है, तो अलग अलग समस्या है, तो अलग अलग भावना होगी। मगर सिर्फ समस्या या कष्ट या तकलीफ या दिक्कत है तो हम उसको कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर सकते। और तब देखिए, वाणी की इस लाचारी के कारण विशिष्ट अनुभूति को अधिक स्पष्ट करने के लिए तद सदस्य अनुभूति का वर्णन करने की एक प्रथा चली आ रही है। जैसे कि देखिए कि कुछ बातें के लिए बताने के लिए कुछ हमारी पहले से ही प्रथाएं आ रही है। तो जैसे जो हमारे हमारे साथ द्वेष करे या जिसके साथ हम द्वेष करें उसको हम अपनी डाढ़ों में रखते हैं ना। एक मुहावरा है, क्या है, डाढ़ में रखना। तो देखिए, शब्द के इस क्रोध का परिचायक है जिसमें अपने चेष्टा को इस तरह चबा जाने की भावना उदित होती है जैसे मुंह में कोर रखकर चबा डाला जाता है। किसी शरीर को इस प्रकार चबाया नहीं जा सकता है ना। पहले उसकी गर्दन काट दी जा सकती है, बोटी बोटी अलग की जा सकती है, परंतु इतना कहने पर भी क्रोध की जो तीक्ष्णता की प्रयोग जो व्यक्त होती है, चबा जाना है ना, कहने से वह व्यक्त होती है ना। जो हमारी क्रोध है उसको अच्छे ढंग से बताने के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, मुझे तुम्हें बहुत गुस्सा है, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, चबा जाना है ना। तो शब्द के इस प्रकार के प्रयोग का नाम क्या है, प्रतीक स्थापन है। और इन प्रतीकों के माध्यम से गुणातिगूढ़ भावों की व्यंजना सहज और स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार प्रतीक भावाभिव्यक्ति को अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने का एक साधन है। तो इसलिए देखिए, पहले हम प्रतीक का क्या कार्य होता है ना। प्रतीक का अर्थ देखिए, प्रतीक शब्द का सामान्य अर्थ है चिन्ह, निशान, संकेत आदि, किंतु साहित्य में इसका प्रयोग कुछ विशिष्ट अर्थ में ही होता है। इसी अर्थ को ध्यान में रखकर विद्वानों ने अपने ढंग से प्रतीकों को परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं कि किसी देवता का प्रतीक सामने आने पर जिस प्रकार उसके स्वरूप और उसकी विभूति की भावना चट मन में आ जाती है, उसी प्रकार काव्य में आई हुई कुछ वस्तुएं विशेष मनोविकारों या भावनाओं को जागृत कर देती है। जैसे कमल तो माधुर्यपूर्ण कोमल सौंदर्य की भावना जागृत करता है, कुमुदिनी शुभ्रहास की, चंद्र मुदुल आभा की, समुद्र प्राचुर्य विस्तार और गंभीरता की, आकाश तो अनंतता की। इसी प्रकार सर्प क्रूरता और कुटिलता का, अग्नि तेज और क्रोध का, वाणी तो वामी या विद्या का, चातक तो निस्वार्थ प्रेम का संकेत मिलता है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार से हमें संकेत या प्रतीक है। तो प्रसिद्ध विद्वान देख के गिरजा मोहन क्या कहना है,
कि प्रत्येक भाषा में प्रायः ऐसे शब्द रहा करते हैं जिसमें केवल ऊपरी अर्थ का ही बोध नहीं होता, बल्कि उस शब्द का उच्चारण करते ही एक रेखा सी हमारी स्मृति के समक्ष आ जाती है ना। तो छायावादी रचनाओं को यदि हम ले तो मधुमास, मधु आदि शब्दों का प्रयोग सुख, यौवन या पूर्ण विकास और बिखरता हुआ सौंदर्य आदि के अर्थ में प्रयोग हुआ है। मधुमास का सचमुच प्रकृति का वरदमास है ना, वरदमास है, जिसमें पल्लव हरे भरे होकर झूम उठते हैं, पुष्पों की सुरभि वातावरण में अनुपम सुगंधि पैदा करती चलती है। कवि इस शब्द का प्रयोग करके अपने पाठकों को उस चिंतन भूमि पर खींच ले जाना चाहता है। अतएव मधुमास ही प्रतीकात्मक प्रयोग कहा जा सकता है। तो देखिए, डॉक्टर भगीरथ मिश्र लिखते हैं कि प्रतीक अर्थात क्या और उसका किस प्रकार उपयोग होता है। तो अपने रूप, गुण, कार्य या विशेषताओं के सादृश्य एवं प्रत्यक्षता के कारण जब कोई वस्तु या किसी अप्रस्तुत वस्तु, भाव, विचार, क्रियाकलाप, देश, जाति, संस्कृति आदि की प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रकट किया जाता है, तब वह प्रतीक कहलाता है। जैसे तिरंगा झंडा तो भारतीय राष्ट्र का, रुपया तो भारतीय मुद्रा का प्रतीक है। इसी प्रकार जयचंद देशद्रोही, शिवाजी स्वतंत्र सेनानी एवं गांधी शांति का प्रतीक है। तो इस प्रकार इनका नाम आते ही एक भावना हमारे मन में होती है। तो उपयुक्त परिभाषाओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि प्रतीक किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करने वाला होता है। अब देखिए, प्रतीकों का प्रयोग आज से नहीं बल्कि वेदों और पुराणों से होता चला आ रहा है। उपनिषदों में अनेक गाथाएं पूर्णतः प्रतीकवादी ही है। योग वशिष्ठ के समस्त उपाख्यान प्रतीकात्मक है। भागवत का भक्ति संबंधी आख्यान विशुद्ध प्रतीकात्मक आख्यान है। पाश्चात्य साहित्य में भी प्रतीक का महत्वपूर्ण स्थान है। फ्रांस और बेल्जियम में तो 19वीं शताब्दी से यथार्थवाद के प्रति विद्रोहात्मक भावनाओं का प्रचार हुआ और प्रतीक विधान को साहित्य एवं संगीत में विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ। भारतीय संत कवियों ने भी अपनी कविता में प्रतीकों का सार्थक प्रयोग किया है। कबीर के साहित्य में अनेक स्थलों पर प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति हुई है। तुलसी की अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जहाँ तहाँ प्रतीकों का सहारा लेते हैं, तो रीतिकालीन कवियों और आधुनिक कवियों ने अपने काव्यों में प्रतीक विधान के द्वारा काव्य सौंदर्य वृद्धि में सफलता प्राप्त की है। अब देखिए, दूसरा अगला है इसमें परिशिष्ट या हम कहते हैं कि अगली विशेषता है प्रतीक वर्गीकरण, है ना। हिंदी साहित्य में प्रतीकों का प्रयोग विभिन्न रूपों में हुआ है। इसका क्षेत्र भी इतना विशाल है कि इसका कोई एक सर्वसामान्य, सर्वस्वीकृत या सर्वग्राह्य वर्गीकरण करना असंभव है, किंतु फिर भी कतिपय विद्वानों ने प्रतीकों को वर्गीकृत किया है और करने का प्रयास किया है, जिसमें अर्बन पिट्स, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर प्रेम नारायण शुक्ल आदि का नाम उल्लेखनीय है। अभ्यास की सरलता के लिए यहाँ केवल डॉक्टर प्रेम नारायण के द्वारा किए गए प्रतीकों की चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रतीकों के 4 विभाग है: परंपरागत प्रतीक, देशगत प्रतीक, व्यक्तिगत प्रतीक और युगगत प्रतीक। तो पहले हम चर्चा करते हैं परंपरागत प्रतीक। तो परंपरागत प्रतीक किसे कहते हैं कि कुछ प्रतीक ऐसे हैं जो परंपरागत रूप में किन्हीं निश्चित संदर्भों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे दीर्घायु काल के लिए उषा सुख का और सौंदर्य का, तो दुख का प्रतीक बनकर है। संध्या है जो दुख का प्रतीक बनकर साहित्य में प्रयुक्त होती है। तो ये दुख की परंपरा है कि सुबह है तो सुख का और रात है तो दुख का प्रतीक है। तो यह परंपरागत है। दूसरे है देशगत, है ना। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जो प्रतीक है उसकी भावना में या उसके भाव में बदलाव आता है। जैसे अपनी भौगोलिक परिस्थिति एवं अनुभूति के आधार पर प्रतीकों का देशगत होना भी स्वाभाविक है। जैसे पाश्चात्य देशों में जहाँ सूर्य दर्शन दुर्लभ है, वहाँ धूप आनंद और सुख का प्रतीक मानी जाती है, किंतु हमारे यहाँ ऐसा
नहीं है। यहाँ तो धूप को सांसारिक दुख, ताप एवं कष्ट के रूप में माना जाए, यानी देशकाल वातावरण के आधार पर प्रतीकों के अर्थ बदल जाते। तो यहाँ जहाँ धूप नहीं होती, यहाँ सूर्य प्रकाश कम होता है, तो वहाँ सूर्य के प्रकाश को अच्छा माना जाता है। हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा है, तो वहाँ सुख के लिए, और हमारे यहाँ दुख के लिए, कष्ट के लिए उसका प्रयोग होता है। तीसरा है व्यक्तिक प्रतीक, यानी कुछ लोग हैं जो अपने कि कोई एक व्यक्ति है तो वह ये शब्द बोलता है, इसका अर्थ यही होगा, है ना, व्यक्तिगत। तो व्यक्तिकता के तात्पर्य यह है कि ये प्रतीक साहित्य की परंपरा में अनेकानेक कवियों द्वारा प्रयुक्त न होकर केवल कवि विशेष द्वारा प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि पंत ने माया की अभिव्यक्ति के लिए छाया का प्रयोग किया है, तो निराला ने प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए मधु का। तो यानी कोई विशिष्ट व्यक्ति कोई विशिष्ट शब्द प्रयोग करता है तो उसका विशिष्ट अर्थ होता है। दूसरा है युगगत प्रतीक। तो देखिए, कुछ प्रतीक किसी विशेष में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे छायावाद और रहस्यवाद से प्रभावित होकर मधुमास, पतझड़ आदि सुख और दुख के प्रतीक प्रयुक्त होते हैं। तो यह हुए प्रतीक के प्रकार। अब देखिए इसका महत्व क्या है प्रतीक का। तो कविता के लिए प्रतीक एक ऐसा उपादान है जिसके प्रयोग से सामान्य बात में भी एक विशेष गौरव आ जाता है। प्रतीकों के द्वारा गूढ़ातीत भावों को भी अभिव्यक्ति सहज हो जाती है। प्रतीक भावाभिव्यक्ति को अधिक सबल, स्पष्ट एवं प्रभावकारी बनाने में सहायक करता है। यही नहीं, परंतु मनुष्य अपने आरंभिक रूप में अपने भावों की अभिव्यक्ति प्रतीकों के द्वारा ही करता है, और आज भाषा का पूर्ण रूप विकसित हो जाने पर भी प्रतीक का महत्व ज्यों का त्यों बना हुआ है। यदि लाक्षणिक भाषा काव्य का प्राण है तो प्रतीक लाक्षणिक भाषा का। यदि प्रतीक न होते तो कई विशिष्ट अनुभूतियां अभिव्यक्त हुए बिना ही रह जाती। तो निसंदेह काव्य में प्रतीक का अपना एक अनूठा महत्व होता है, किंतु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रतीक का महत्व उसके द्वारा सांकेतिक अर्थ में है, किंतु जब काव्य में प्रतीक को ही सब कुछ मान लिया जाए, या तो कहिए कि जब प्रतीक साधन न होकर साध्य बन जाए तो वह अपने महत्व को नष्ट कर देता और काव्य का उपकारी रहने कर अपकारी बन जाता है। तो यानी उचित मापदंड के अनुसार ही प्रतीकों का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यह जो बात हुई कि प्रतीक क्या है और उसके कौन कौन से प्रकार है और उसका क्या